माफ़ी चाहता हूँ, नवेद हामिद साहब ने कभी ज़िंदगी में सच नहीं बोला। मतलब उनके मुंह से जो बात निकलती है वो झूठी निकलती है। ये मैंने देखा, आज से नहीं देख रहा हूँ, कुछ नहीं तो 20 साल से उनको देख रहा हूँ। वो ऐसे ही हैं, इंसान है, तो उनकी बात की कोई अहमियत नहीं है। चंद दिन पहले जब उनकी मीटिंग 8 तारीख को हुई है, 7 तारीख को 52 लोगों ने जो है लिख करके दिया है कि हम आपके इस मीटिंग को नहीं मानते हैं, आपके जो अखराज किया उसको नहीं मानते हैं, आपके दस्तूर को नहीं मानते। दूसरे मेंबरान सुप्रीम गाइडेंस काउंसिल के, मैं भी उसके मेंबर हूँ, लेकिन बता रहा हूँ दूसरे लोग मौलाना उमरी साहब इन लोगों के पास पहुँचे और जाकर रोए हुए अपने उनका तरीका फ़ौरन रोना शुरू कर देते हैं। मतलब अब ये एक एक्टर है नंबर 1। जाकर रोए हुए तो उन्होंने जो है लिख के दे दिया कि ये जो 2 साल की मुद्दत है ये इनको नहीं मिली और इनको मज़ीद इतनी मुद्दत दी जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत हिंदुस्तानी मुसलमानों की तंजीमों में सर फहरिस्त है। इसको अम्ब्रेला बॉडी भी कहा जाता है मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का। ये तंजीम हालिया दिनों में तनाज़ुर का शिकार है। पिछले दिनों मैंने तफसील से आपको बताया है कि इंटरव्यूज़ भी इस ताल्लुक़ से किए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम ख़ान साहब। आप ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के कई मरतबा सदर रह चुके हैं, तवील अरसे तक काम किया है। उसके अलावा जो उसके बानी रहे हैं उन लोगों के साथ आपका रब्ता रहा है। बातचीत करेंगे कि तनाज़ुर की वजह क्या है, क्योंकि जो तनाज़ुर है उसमें एक बड़ा नाम जो भर कर आ रहा है डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम साहब का भी। इन पर भी कई सारे इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। मौजूदा सदर नवेद हामिद साहब ने इनके ताल्लुक़ से भी कई सारी बातें की है। पिछले दिनों कोर्ट तक मामला पहुंचा था। डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम ख़ान साहब, मिलत टाइम्स में खुश आमदीद है। मुशावरत का जो तनाज़ुर चल रहा है उसमें आप पर भी इल्ज़ाम आयद लग रहा है, किया जा रहा है कि आप मुशावरत के तनाज़ुर को कोर्ट तक ले गए। सदर बने नवेद हामिद तो आपने उनको सदर के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया। देखिए, माफ़ी चाहता हूँ, नवेद हामिद साहब ने कभी ज़िंदगी में सच नहीं बोला। मतलब उनके मुंह से जो बात निकलती है वो झूठी निकलती है। ये मैंने देखा, आज से नहीं देख रहा हूँ, कुछ नहीं तो 20 साल से उनको देख रहा हूँ। वो ऐसे ही हैं, इंसान है, तो उनकी बात की कोई अहमियत नहीं है। मैं केस नहीं ले गया, चाहे कोर्ट में देख लीजिए। केस अनीस दुर्रानी साहब ले गए जो कि उन्हीं के साथी हैं, नवेद हामिद के साथी हैं, वही के कोर्ट में ले गए। और ये एक पहली बात, मैं कोर्ट में नहीं ले गया, मैं उस ग्रुप में ज़रूर शामिल था जिन्होंने अनीस दुर्रानी की तायद की। मैं अकेला नहीं था, 8-10 आदमी और भी थे जिन्होंने कहा कि भाई इतनी ज़्यादा धांधली हो गई है कि अब इसको ऐसे ही रोका जा सकता है। वो हम लोग इस वक्त राय थी। आज ये समझ रहे हैं कि भाई गलत है, इसलिए कि उस कोर्ट में जाने का इस आदमी ने और ज़्यादा फ़ायदा उठाया, तो उसका फ़ायदा उसको हुआ। 2 साल की मुद्दत को इन्होंने अब जो है तकरीबन 5 साल कर लिया। उस 2 साल की मुद्दत जिसके बारे में तनाज़ा था उसको इन्होंने लंबा करके 5 साल कर लिया। बग़ैर इलेक्शन के 3 साल से बैठे हुए हैं वो। तो किसको फ़ायदा हुआ? उनको तो अनीस दुर्रानी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भाई तूने मुझे मौका दे दिया कि मैं यहाँ बैठा रहा हूँ, मैं इस कुर्सी बग़ैर इंतखाब के। पहली बात ये कि मैं नहीं गया बल्कि अनीस दुर्रानी गए। कोर्ट में देख लीजिए, साकेत कोर्ट में वो मुकदमा था, आप भी जा कर के आज भी देख लीजिए। कागजात चाहिए तो अनीस दुर्रानी साहब के पास मौजूद है, उनसे देख लीजिए उनसे। पहली बात। दूसरी बात ये कि हमने उनको तस्लीम नहीं किया, ये कितनी गलत बात है। ये जो मामला शुरू हुआ है ये उनके अगले इंतखाब के बारे में है। पहला जो उनका इंतखाब हुआ था 2016 और 17 वाला, उसके बारे में तो किसी ने कुछ नहीं कहा। किसने कहा मुझे बताइए आप? 16-17 के बारे में ये जो मसला हुआ वो 18-19 वाले के बारे में है। जो केस गया है वो 18-19, इसलिए कि 16-17 के दरमियान उन्होंने इतने गलत काम करने शुरू कर दिए कि उसके बाद फिर जो है ये लोग मजबूर हुए कि सोचेंगे भाई इसको कैसे रोका जाए। मैं आपको बताता हूँ कैसे इन्हीं गलत चीज़ें जो है, इन हज़रत ने थोक से अपने दोस्तों के मेंबर बनाना शुरू कर दिया। मुशावरत में ऐसे लोग मेंबर नहीं बनते थे। जिस वक्त मुशावरत का इंतज़ाम हुआ दूसरी मुशावरत से, हमारे पास सिर्फ 95 मेंबर थे। दूसरी मुशावरत यानी मौलाना सालिम साहब मरहूम की जो ग्रुप था, जब वो उसका इंतज़ाम सन 13 में हुआ तो सब मिला के 155 हो गए।
तो हम लोग बहुत ही ठोक बजा करके लेते थे, शहाबुद्दीन साहब भी हो, मैं भी। ऐसा नहीं था कि अपने दोस्तों को, हमारा कोई दोस्त नहीं, आप देख लिए। मेरी जो है ना, मेरी बहन जामिया में प्रोफेसर, क्या मैंने उसको जामिया में बनाया, उसको मैंने अपने किसी दोस्त को बनाया, मैंने किसी को, कितने सहाफ़ी कितने लोग जो है मेरे दोस्त हैं, मैंने बनाया किसी को, बता दीजिए, अगर नाम है तो बता दीजिए, पर किसी को नहीं बनाया मैंने। वो भी कह रहे हैं कि जो मुल्क की अहम शख्सियात है मैंने उनको मेंबर बनाया है, अपने किसी दोस्त को नहीं। नहीं, ये तो गलत है। वो तो आप लिस्ट दिएंगे तब मालूम होगा ना। वो जो असल में ये NGO के कॉन्फ्रेंसें क्या करते थे, अर्जुन सिंह की मेहरबानी से, अर्जुन सिंह पैसे देते थे और ये कॉन्फ्रेंस करते थे ये। तो वो NGO के जो लोग हैं उनको घुसा लिया, और फिर पुरानी दिल्ली के लोगों को घुसा लिया, माने किसी को घुसा लिया उन्होंने, जिन पर आप कह रहे हैं कि उनके दोस्त नहीं, वो नामालूम चेहरे हैं, जानती नहीं आप लिस्ट में देखेंगे, मान लीजिए ये कौन है, ये अधारे के मारे सवाल, ये कौन है, ये वही कौन है, ये जो वो ले आए हैं। वो कुछ लोग ज़रूर अच्छे आए होंगे, इससे इनकार नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है कि सभी ख़राब होते हैं, उसमें से कुछ लोग ज़रूर ठीक होंगे, और ठीक हैं, मैं जानता हूँ कुछ लोग हैं। मौलाना अतर साहब जैसे बम्बई गए, ऐसे लोगों को उसमें आना चाहिए था, ताकि दूसरी तरफ की नुमाइंदगी, जो बरेलवी हैं उनकी नुमाइंदगी हमारे यहाँ होनी चाहिए, तो वो अच्छी बात है। लेकिन ये कहना कि हम लोगों ने उनको तस्लीम नहीं किया, ये गलत है। उनके पहले 2 साल के बाद जो है के दौरान बल्कि इतने ज़्यादा गलत फ़ैसले हुए, उसमें नंबर 1 लोगों को थोक से मेंबर बनाना, तकरीबन 150 बना लिए उन्होंने मेंबर। भाई ऐसा कैसे होता है? हम तो बहुत ही, और ख़ुद मुशावरत का दस्तूर में जाकर 145-50 मेंबर पहले से थे, 155 जब मैंने छोड़ा है तो 155 थे, उसमें उन्होंने और इजाफा कर लिया, 150 का और इजाफा किया उसमें कर लिया खटाखट, बगैर किसी से पूछे हुए, किसी से मशवरा किए हुए, कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ एक क्रेडेंशियल कमेटी होती है जो कि देखती है भाई ये आदमी इस लायक है भी कि नहीं है, और उनका इल्ज़ाम मेरे ऊपर है और शहाबुद्दीन साहब का आपने खुद से बना लिया। हम लोगों ने इंतहाई कम बनाया, मतलब साल भर में 3, 4, 5 बनाते थे, ऐसी बस 3, 4 ऐसे ही बनाते थे, और उसके बारे में कभी तनाज़ा नहीं हुआ। किसी ने नहीं कहा कि भाई ये क्यों बनाया गया, इसके बारे में तनाज़ा हुआ ना। जब तनाज़ा पैदा होता है तभी तो मसला पैदा होता है, वरना तनाज़ा नहीं पैदा हुआ तो कुछ भी नहीं। शहाबुद्दीन साहब के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा, मेरे बारे में किसी ने उस वक्त, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, उस जब मैं सदर था, किसी ने कुछ नहीं कहा कि भाई आपने इनको क्यों बनाया। इसलिए कि जो लोग बनाया गया था वो सब मुमताज़ लोग थे। कोई मुमताज़ सहाफ़ी है, कोई मुमताज़ जो है एडमिनिस्ट्रेटर जो है गवर्नमेंट के अंदर, या इसी तरह की कोई बहुत ही मारूफ पॉलिटिशियन रह चुका है, मिनिस्टर है, या इसी टाइप के लोग जो है जो बनाए गए, तो लोगों ने उसका यानी उसका जो है वेलकम किया कि भाई बड़ा अच्छा हुआ। तो ये बात गलत है। लेकिन इस बीच में अब ये बनाना, वजह उसकी क्या हुई, उन्होंने जब अगला इलेक्शन आया, मतलब पहला इलेक्शन की बात नहीं हो रही, पहला इलेक्शन 2 साल का था, उसमें तो कोई किसी ने कोई बताया नहीं। 2 साल के बाद जब 14 साल उनका पूरा होने वाला था, मतलब ये कि ये जो है 2017 के आखिर में, 18-19 में तो ये रहे, फिर ये 17 के आखिर में जब इलेक्शन होने वाला था तो इन्होंने कुछ अजीब अजीब शर्तें निकाल दी इलेक्शन के लिए, ताकि लोग हिस्सा नहीं ले सकें। मसलन ये कि उसके अंदर उन्होंने कहा कि आप किसी को नॉमिनेट करते हैं तो उसकी मंजूरी लिए, मतलब ये अगर इन राइटिंग लिखी हुई है उसकी मंजूरी चाहिए। क्यों भाई, ऐसा तो कभी हुआ नहीं, ना हमारे दस्तूर में लिखा हुआ है, ना हमारी रवायत रही है। इसका मतलब ये है कोई आदमी केरला में है, कोई आदमी आसाम में है, कोई आदमी कलकत्ता में है, तो वो शरीक नहीं, इसलिए कि वक्त तो बहुत ही कम होता है। इस बीच में आप उनसे लिखवा के ले आइए, एक चीज़ ये हुई। दूसरी चीज़ जो हुई वो ये कि इन्होंने बड़ौदा में ऐलान किया उसका अगले इलेक्शन का। दुनिया में हर पार्टी हर चीज़ का इलेक्शन जब होता है, जिस दिन इलेक्शन के दिन जो मेंबरान होते हैं वही इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। इन्होंने उसके बाद 16 मेंबर और बना लिए, और 16 को भी वोटर बना लिया, जो कि सरी धांधली थी। इन्हीं के दोस्त जो थे तो इसको मना किया, लेकिन नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। इन सब बातों को जो सुप्रीम गाइडेंस काउंसिल थी उसको बताया गया, उसको कि भाई गलत, मैं भी उसका मेंबर हूँ, लेकिन उसमें और भी लोग हैं। तो इन्होंने जाके, इनका तरीका ये है कि जाके अकेले मिलके उनसे लिखवा लेते, नहीं कोई हर्ज नहीं इसमें। तो इस तरह से वो इलेक्शन हो गया। जब इलेक्शन हो गया, अब इस सब धांधली की वजह से अदीब साहब भी खड़े हुए थे, मोहम्मद अदीब साहब एक MP भी उस इलेक्शन में खड़े हुए थे। जब उन्होंने देखी इतनी धांधली हो रही है तो उन्होंने कहा कि भाई मैं फिर इसमें से वापस लेता हूँ, तो वापस ले लिया। इस तरह से इनका इलेक्शन अपने आप हो गया, मतलब इलेक्शन हुए बगैर ही, इसलिए कि ये वाहिद कैंडिडेट रह गए, इलेक्शन हो गया।
अब इलेक्शन ख़त्म हो गया ना, इनका हो गया इलेक्शन हुआ था, कहा जा रहा है कि इलेक्शन हुआ ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, नहीं। इलेक्शन हुआ लेकिन इनका तो इलेक्शन ख़त्म हो गया ना। जब ये वाहिद कैंडिडेट थे तो इलेक्शन ख़त्म हो गया, मालूम हो गया। बाकी जिन लोगों का मसला था वो 20 मेंबरान मजलिस आमला का मसला था, जिनका कि इलेक्शन का रुका। 20 मेंबरान मजलिस आमला का इलेक्शन रुका। वो 20 मेंबरान वो कोर्ट की वजह से, कोर्ट ने कहा कि इसको आप रोक दीजिए और जब तक इसका फैसला ना हो जाए। अब वो धीरे धीरे कोर्ट में तो ऐसे ही है, 5 महीने 6 महीने के बाद एक डेट मिलती है। तो इस तरह से 2 साल गुजर गए। तो उसके बाद अनीस दुर्रानी साहब ने ये सोचा कि अब 2 साल इनकी मुद्दत पूरी हो गई है, हम वापस ले लेते हैं केस को और फिर इलेक्शन हो जाएगा। तो इस मतलब नेक नियति से उन्होंने मुकदमे को वापस ले लिया कि भाई अब तो इनकी मुद्दत पूरी हो गई। लेकिन इनकी तो साजिशी ज़हनियत इनकी है। ये फ़ौरन पहुँचे जो है कुछ दूसरे मेंबरान सुप्रीम गाइडेंस काउंसिल के, मैं भी उसके मेंबर हूँ, लेकिन बता रहा हूँ दूसरे लोग मौलाना उमरी साहब इन लोगों के पास पहुँचे और जाकर रोए हुए अपने उनका तरीका फ़ौरन रोना शुरू कर देते हैं। मतलब अब ये एक एक्टर है नंबर 1। जाकर रोए हुए तो उन्होंने जो है लिख के दे दिया कि ये जो 2 साल की मुद्दत है ये इनको नहीं मिली और इनको मज़ीद इतनी मुद्दत दी जाए। ठीक है, जो गलत थी वो मैंने लिख के भी एहतजाज किया। बल्कि सुप्रीम गाइडेंस काउंसिल की मीटिंग जो है जो फरवरी 2020 में हुई उसमें मैंने इतनी मोटी सी फाइल दी, अभी भी मेरे पास है, आप चाहिए तो मैं दिखा दूँगा। इतनी मोटी सी फाइल दी जिसमें कि वो सब प्रेस की कटिंग और वेबसाइट से यहाँ वहाँ से चीज़ें थी और उनके खतूत वगैरह थे, जिससे मालूम होता है कि इस 2 साल में वो हर काम करते रहे। जो कोई सदर, मैं तो 3 बार सदर रह चुका हूँ और 2 बार जो है वर्किंग प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, तो मुझे अच्छी तरह मालूम है सदर क्या करता है। उनका कहना है कि जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो मैं सदर नहीं रहा, वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहा था। ये तो गलत है ना। तो मैं तो कह रहा हूँ कि चूँकि वो वाहिद कैंडिडेट रह गए तो इलेक्शन ख़त्म हो गया उनका इलेक्शन। मतलब जब वाहिद कैंडिडेट रह गए थे तो इलेक्शन तो ख़त्म हो गया ना। जिस वक्त कोर्ट में गया है तब तक तो प्रोसेस ख़त्म हो चुका था। जब कोर्ट में गया है मामला उस वक्त तक अदीब साहब अपना नाम वापस ले चुके थे और ये वाहिद कैंडिडेट रह गए थे। तो हर जगह दुनिया में हर जगह तो अगर एक कैंडिडेट है तो अपने आप ही इलेक्ट हो जाता है ना। ये इसे इलेक्शन कराने का क्या प्रोसेस होता है? मतलब जो सदर है वही इलेक्शन कराता है, जो एक कमेटी होती है वो इलेक्शन कराती है, क्या तरीका है? सदर नहीं कराता है, वो जो जनरल बॉडी है उसकी मीटिंग बुलाता है और उसके अंदर कहता है कि भाई अब जो है 3 महीने वापस बाकी रह गए हैं, अब ये उसका है। तो अब उनकी मर्ज़ी से ही इसका ऐलान होता है, उसके डेट का ऐलान होता है कि अब इस डेट से ये काम शुरू हो जाएगा। उसके अलावा जो RO रिटर्निंग ऑफिसर है उसका नाम वहाँ तजदीद होता है और वो जनरल बॉडी वो उसकी मंजूरी देती है। वो ये नहीं कि मैं कर दूँगा, जनरल बॉडी मंजूरी देती है कि हाँ भाई फ़लाँ आदमी इसको मंजूर किया जाए। तो इस तरह से वो ऐलान होता है और ये प्रोसेस तकरीबन 3 महीने चलता है। ऐलान होता है कि इलेक्शन होने वाला। दूसरे ये कि लोग अपने जो है ना जो तजवीज़ है कि वो जो है जो वो देते हैं, उसका ऐलान होता है। फिर 15 दिन और मौका दिया जाता है। जिन लोगों के नाम तजवीज़ किए गए वो चाहें तो ख़ुद वापस ले लें। जैसे मेरा नाम किसी ने दिया हुआ, मैं नहीं चाहता हूँ कि लड़ूँ मैं, तो मैं वापस ले लूँगा। ये प्रोसेस जब ख़त्म हो जाता है तो फिर लोगों को बैलेट पेपर भेजा जाता है। बैलेट पेपर जो है उसका एक मुद्दत दी जाती है, मेरे ख्याल है कि 2 हफ्ता 3 हफ्ता होगी, ऐसी मुद्दत दी जाती है कि आप उसको लिख के वापस कर दीजिए। फिर वो वापस आती है। इस बीच में जो भी आता रहता है एक बॉक्स के अंदर यहाँ पे उसको रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है वो और उसके जो उसके जो हेल्पर होते हैं, 2 हेल्पर होते हैं, दो उनके मददगार होते हैं, उनकी मौजूदगी में उसको खोला जाता है उसको, और फिर उसका जो है वहाँ पे गिनती होकर हो जाता है। तो अब ये हुआ कि जब कोर्ट ने उसको रोक दिया तो वो काम नहीं हुआ, वो 2 साल तक वो ऐसे रखा रहा। लेकिन वो बॉक्स जो है इन्हीं के पास मौजूद था। और मैं आज आप बताऊँ आपको, रिटर्निंग ऑफिसर नहीं थे उस वक्त कोई? रिटर्निंग ऑफिसर थे रशीद अहमद ख़ान साहब, साबिक रिटायर्ड IAS अफसर, वो रिटर्निंग ऑफिसर थे। उनको चाहिए था कि उस बॉक्स को अपने पास रखते। उन्होंने जो है नेक नियति से उस बॉक्स को वहीं पर रख दिया जहाँ पे नवेद साहब उनके तसर्रुफ में है, वहीं पे उसी के ऑफिस में रखा हुआ था। अब नवेद साहब ने उसको खोल दिया उसको। मैं बुरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ बात ये, जब ये फरवरी 2020 में जब वो
2022 में हैं, 2020 में जब ये इन लोगों ने वहाँ खोलने की कोशिश किया तो देखा कि बाहर का ताला टूटा हुआ है, अंदर का ताला वो था। और फ़ौरन उन्होंने इस बात को नोट किया कि बाजी बिल्कुल गलत हुई है और उस वक्त इलेक्शन का ऐलान नहीं किया। फिर मालूम नहीं क्या अंदर क्या हुआ, मैं नहीं जानता, आप उन्हीं से पूछिए रशीद अहमद खान से कि आप इतना सितंबर में जाके उन्होंने उसका ऐलान किया। अब मौलाना उमरी साहब आए, उन्होंने 2 साल वो दे दिया था और ये 9 महीना उनको और भी दे दिया। अब 2 साल 9 महीना इनको दे दिया। अब ये 2 साल यानी पहली मुद्दत उनकी असली वाली जो है 31 दिसंबर 2019 को ख़त्म हो गई। दूसरी मुद्दत जो मौलाना उमरी ने अपनी सवाबदीदी से, मैं उससे इख्तलाफ हूँ, मैंने लिख के इख्तलाफ किया 2 साल कि भाई गलत है कि आपने क्यों किया ये 2 साल 9 महीना, आपको नहीं करना चाहिए ये, वो ख़त्म हो गई, वो सब कुछ कर दिया। मैंने उनको डोजियर पूरा मतलब फ़ाइल इतनी मोटी सी दी जिसमें कि पूरी दलील दी हुई थी तो फ़ोटोकॉपी के साथ, यहाँ वहाँ सब छपा हुआ है कि ये हर काम वो करते रहे जो कि सदर मुशावरत करता है। मीटिंग करते रहे, मिलते रहे, मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर सफ़र करते रहे, कॉन्फ्रेंस करते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, बयानात देते रहे, ख़त लिखते रहे, हर काम मौजूद है, मेरे पास मौजूद है, एक कॉपी मेरे पास मौजूद है, मैंने उनको दिया। उसके बावजूद उन्होंने उनको लिख के दे दिया कि इनको ये अब वो मुद्दत जो थी वो मुद्दत भी 5 सितंबर 2022 को, मतलब 1 महीना पहले, 1.25 महीना पहले वो भी ख़त्म हो गई। इसी में इस मुद्दत के ख़त्म होने से पहले मौलाना उमरी साहब ने पहले तो इनको बुलाया और कहा भाई तुम इलेक्शन करा दो, हमारी मुद्दत 5 सितंबर को ख़त्म हो रही है, इससे पहले करा दो। इन्होंने कुछ नहीं कराया। फिर उन्होंने ख़त लिखा, मौजूद है, आप ले लीजिए, मतलब मोहतसम साहब ले लीजिए, मुझसे ले लीजिए, मेरे पास भी कुछ कॉपी है। मौलाना उमरी साहब ने इनको लिखा कि आपकी मुद्दत 5 सितंबर को ख़त्म हो जाएगी, उससे पहले आप ये सब करा दीजिए। तब भी इस हज़रत ने कुछ नहीं कराया। 5 सितंबर ख़त्म हो गया। अब बताइए 5 सितंबर के बाद तो इनको कुछ भी कानूनी हक़ नहीं है। असली मुद्दत 2019 में ख़त्म हो गई, जो ग्रेस पीरियड दिया था मौलाना उमरी ने वो भी 5 सितंबर को ख़त्म हो गया। अब 5 सितंबर के बाद से जो बैठे हुए हैं तो ये तो बिल्कुल गैर कानूनी है ना। आखिरी हद तक आप कह सकते हैं भाई केयर टेकर प्रेसिडेंट है, बस कोई है नहीं तो भाई वो मौजूद है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। चुनाव तो करा रहे ताकि चुनाव होगा, अगला सदर आएगा, कामकाज संभालेगा। केयर टेकर की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन केयर टेकर दुनिया में कहीं पर भी, वियतनाम में, इंडिया में, अमेरिका में, कहीं पर भी जो है उसको कोई भी बड़ा कदम उठाने का हक़ ही नहीं होता। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस बीच में 70 लोग जिसमें मैं भी शामिल हूँ वहाँ रुकनीत से खारिज कर दिया और अपने कागज़ में लिख दिया कि इनको नोटिस भेजा गया। झूठ बात है। कोई लोगों को इन्होंने रुकनीत से खारिज किया है वो 5 सितंबर के बाद किया है? नहीं, ऐलान होगा तभी हुआ है ना इस बातों का। इन्होंने ऐलान आज तक नहीं किया। मैंने उनको लिख के भेजा, व्हाट्सएप से मैसेज भेजा, उन्हीं के ज़ाती जो है ना व्हाट्सएप के पे कि आप मुझे उसकी लिस्ट दीजिए। उससे कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने, कुछ भी नहीं। अभी उन्होंने जाके वो लिस्ट जो है कुछ दिनों पहले जारी की है कि ये लोग इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, मतलब जो हमारे मेंबर हैं, मतलब ये कि बाकी मेंबर नहीं है। आज तक उन्होंने ऐलान नहीं किया। उनका इस बात का मैंने पूछा था उनसे कि आपने अपनी मर्ज़ी से जिनको चाहा मेंबर बनाया और जिनको चाहा आपने निकाल दिया, तो उनका कहना था कि हमारे दस्तूर में शर्त है कि जो मेंबरान हैं वो अगर फ़ीस अदा नहीं करते हैं, मीटिंग में नहीं आते हैं और इतने दिनों तक, तो उनको मेंबर से खारिज कर दिया जाए। तो उस दस्तूर की रोशनी में हमने फ़ैसला किया है, कोई अपनी तरफ से नहीं किया है, दस्तूर को हमने नाफिज किया है। नहीं, देखिए कहना बड़ा आसान है ये। आज तक क्या हुआ, क्या सैयद शहाबुद्दीन साहब के ज़माने में हुआ, क्या मेरे ज़माने में हुआ? अगर किसी ने 2 साल फ़ीस नहीं दी, 2 साल नहीं आया तो वो वोटर नहीं बनता था, बस बाद में उसने फ़ीस दे दी, दोबारा हो गया वो। तो मेंबरशिप से नहीं खारिज होते थे, कभी नहीं खारिज होते। दस्तूर में ऐसा है क्या? अमलन ऐसी कन्वेंशन जो है देखिए, पूरा जो बरतानिया जो है कन्वेंशन चलता है, वहाँ कोई कानून नहीं लिखा हुआ है, कोई कानून नहीं वहाँ पे बरतानिया में, लेकिन कन्वेंशन से चल रहा है। कन्वेंशन यही है कि उनकी मेंबरशिप, और फिर इसमें दस्तूर में ये भी लिखा हुआ है कि जो आदमी भी कभी भी मुशावरत के मेंबर रह चुका है वो दोबारा बन सकता है। मतलब एक बिल्कुल रास्ता खुला हुआ है, ऐसे नहीं निकाल सकते आप कि बैठे कमरे में बैठे यूँ और सारे वो लोग हैं जो कि इनके मुखालिफ समझे, जिनको मुखालिफ समझते हैं। बारे में उनके कई इल्ज़ामात, वो कहते हैं कि आप सदर रहे हैं और आप कभी ऑफिस नहीं गए, आपका जो घर है मुशावरत का दफ्तर बना हुआ था और जो मुशावरत की बिल्डिंग है वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था, भूत बंगला जैसी इमारत बनी हुई थी। ये बिल्कुल झूठ की बात है। देखिए मैं जाता था लेकिन मैं वहाँ पे बैठता नहीं था सुबह से शाम तक, ऐसा नहीं। मैं जानता था, अभी आप दूसरे लोग हैं, अब अब्दुल वहीद साहब जो कि मुस्तकिल सेक्रेटरी थे, ऑफिस सेक्रेटरी शहाबुद्दीन साहब ज़माने में, मेरे ज़माने में भी, आप उनसे पूछ लीजिए कि क्या ऐसा है क्या।
जब ज़रूरत पड़ती थी जाता था, कोई मुलाकात करता था वहाँ जाता, तो कोई यहाँ आता था, पास में ही तो है ये। मैं यहाँ से जो है 5 मिनट लगता है मुझको वहाँ पहुँचने में। कम ही लगेगा 5 मिनट। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि बस लगता है तो को। और फिर ये अगर मैं यहाँ से काम कर रहा हूँ, मैं मेरा स्टाफ जो है टाइप कर रहा है, मेरा स्टाफ पोस्ट कर रहा है, मेरा स्टाफ स्पीड पोस्ट कर रहा है मेरे खर्चे के ऊपर। देखिए मेरी आदत ये थी मुशावरत में भी, दिल्ली अक़लियत कमीशन में भी, और आज दारुल मुसन्निफ़ीन भी, कि मैं किसी कोई पैसा नहीं लेता। कोई भी काम मैं करता हूँ, सफ़र करता हूँ, हवाई जहाज़ से जाता हूँ, अपने पैसे से जाता हूँ, एक पैसा नहीं। मुशावरत को ऐसा क्यों नहीं बनाया कि उनके पास मुस्तकिल स्टाफ हो, वहाँ वॉचमैन हो, वहाँ राइटर हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, सब कुछ मुशावरत के पास होना चाहिए। कुछ था, कौन कर रहा नहीं था? मुशावरत में स्टाफ नहीं था क्या? मुशावरत में स्टाफ था। अब्दुल वहीद साहब फुल टाइम जो थे, सुबह से शाम तक वहाँ बैठते थे। कोई बात होती थी, अगर मुझे आना तो वहाँ पहुँचता था, और किसी को अगर वो है तो यहाँ वो भेज देते थे। अगर मैंने यहाँ से काम किया तो कोई वो नहीं है, कोई जुर्म नहीं किया, बल्कि मैंने उनको आसान किया। इससे पहले क्या जुल्फ़िकार साहब जो है इलाहाबाद में बैठे काम करते थे तो नहीं करते थे क्या? इससे पहले जो है जो मौलाना अतीक उस्मानी साहब जो है अपने घर से काम करते थे तो वो काम नहीं होता था क्या? नज़रुल मुसन्निफ़ीन से काम करते थे। तो ये गलत की बात है, ये गलत की बात। देखिए मैं जो है नवेद हामिद के पास कोई काम नहीं है, ज़िंदगी भर कोई काम नहीं था, ज़िंदगी भर इनके पास कोई काम नहीं, यही जो है बस काम है। मैं मसरूफ़ आदमी हूँ, इसलिए ये समझना कि मैं जो है मुशावरत का सदर बनने के बाद जाकर वहाँ बैठूँगा, ये नहीं हो सकता। पहले सबको मालूम था ये नहीं हो सकता ये, लेकिन मैंने हर वो काम किया। कौन सा मैंने काम नहीं किया जो कि मुशावरत का होना चाहिए, जो हर चीज़ मैंने मुनज़्ज़म कर दी। आपके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि मैंने पूरा करने दिए। देखिए मुशावरत की हिस्ट्री मैंने तैयार की, उसी के बारे में शायद बोलना चाहते हूँ। मुशावरत की 2000 पेज की, अंग्रेज़ी में 1000 पेज की, उर्दू में 1000 पेज की दस्तावेज़ जो है, मुशावरत के पास कोई दस्तावेज़ नहीं थी। अब वो ये लिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैंने चोरी कर लिया। भाई वहाँ थे ही नहीं, मैं चोरी कैसे करूँगा? वहाँ कुछ था ही नहीं। और अगर मुशावरत ने शहाबुद्दीन साहब के ज़माने में या मेरे ज़माने में कोई करारदाद पास की, कोई बयान पास किया, तो वो सारे लोगों को भेजता था, इसीलिए छपे ना। बिल्कुल हैं? अगर मैंने उसको इस्तेमाल कर लिया तो कोई जुर्म है क्या इसमें? लोग कह रहे हैं कि मुशावरत से छपना चाहिए था, आपने अपने दायरे से छाप लिया। छपना चाहिए था। ये मैंने मेहनत किया, मैंने 4 आदमी रखे यहाँ पे। आपने पर्सनल अपने दायरे की तरफ से काम कराया मुशावरत की हिस्ट्री पर? हाँ, 4 आदमी मैंने रखे। तो मुशावरत के बजट से आपने काम नहीं कराया, अपने ज़ाती बजट से आपने कराया? बिल्कुल अपने ज़ाती बजट से काम किया। उसकी सारी हिस्ट्री ये है ताकि लोग भी जान लें। मैं बताता हूँ हिस्ट्री क्या है। मुशावरत का 50 साल होने वाला था। 1 साल पहले तकरीबन शहाबुद्दीन साहब जो साबिक़ सदर थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि भाई हमको जश्न जो है कायदे से मनाना चाहिए। मुझे बड़ा डर था, इसलिए कि बहुत बड़ा काम है जश्न मनाना। कोई ऐसा नहीं जश्न मनाएंगे आप ऐसे थोड़ी वहाँ पे खाली हाथ पहुँच जाएंगे। बहुत सी चीज़ आपको पेश करना होगा, बहुत सी चीज़ तैयार करना पड़ेगी। तो उसमें ये था कि मुशावरत के डॉक्यूमेंट्स भी तैयार हों। तो शहाबुद्दीन साहब ने कहा कि मैं तैयार करूँगा, आप मुझे लिख के दे दीजिए। मैंने उनको लिख के दे दिया कि आप तैयार कीजिए। अब मुद्दत ख़त्म हो गई, काफ़ी मुद्दत ख़त्म हो गई। उसके बाद एक दिन तशरीफ़ लाए मेरे पास और कहा कि भाई मेरे बस का नहीं है, मेरी सहजबत नहीं। ये 10-15 पेज थे उनके पास कि भाई ये लो तुम ही करो। अब मेरा बिल्कुल परेशान हो गया मैं, इसलिए ऐलान हो गया है। ये जो है 1 साल पहले की बात है कि हाँ कि 50 साल वाला होने वाला है, और लोगों को लिखना उखना शुरू कर दिया। ये वो पूरा जो ऐलान मन कर दिया, अखबार में छपवा दिया उसको। अब मैं परेशान हो गया, तो मैंने फ़ौरन अपने यहाँ मुशावरत के पास देखिए पैसे वैसे है नहीं, मैं कहाँ से करूँगा वहाँ से काम, है ही नहीं वहाँ पैसे। मुशावरत के पास जो है पैसे वैसे नहीं होते। तो हमने अपने यहाँ 4 आदमी चाहिए, तो उनके नाम भी बता दूँ आपको। अकीदुल्लाह कासमी साहब को, एक कश्मीरी जर्नलिस्ट था बिलाल, एक टाइपिस्ट था फारूक, और एक अलमुल्ला साहब को। 4 आदमी को मैंने अपॉइंट किया इसी काम के लिए। और उसके अलावा हमारा अपना स्टाफ, हमारा अपना पहले से स्टाफ मौजूद था यहाँ पे, उसने मदद किया और इन लोगों ने मदद किया। और इन लोगों ने क्या किया, खंगालना शुरू किया। जामिया मिल्लिया की लाइब्रेरी जा रहे हैं, हमदर्द की लाइब्रेरी जा रहे हैं, जमात इस्लामी के जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ जा रहे हैं। तो ये सब है। फिर हमारे कंप्यूटर में बहुत सी चीज़ें थी, ये बयानात वगैरह जो थे, कम से कम जो सन 2000 से जो है जो कि कंप्यूटर वगैरह आ गया था, ईमेल में शुरू हो गया था, तो वो चीज़ें थी। तो वो चीज़ें तो छपने के लिए भेजी जाती थी। शहाबुद्दीन साहब के ज़माने में या मेरे ज़माने में छपने के लिए भेजी गई कि भाई छाप दीजिए इसको, ये बयानात हमारे निकले हैं, ये हमारा जो है ये मीटिंग हुई उसके ये फ़ैसले हैं। तो उस पर तो कोई कॉपीराइट है नहीं,
खुला हुआ है भाई, आप छापेंगे उसको अपने यहाँ ऑनलाइन छापेंगे या इनकलाब या फलां छापेगा तो उसका कहेंगे कि हमारा कॉपीराइट है ये? नहीं, ये आपका। अगर उसमें कोई गड़बड़ करे तो फिर आपको इख्तियार होता है कि भाई आपने किया। तो ये उस तरह की चीज़ें, बाकी चीज़ें जो हैं जो हमने 1964 से हासिल की हैं वो मुशावरत के पास नहीं है। हमने पूछा भाई क्या वजह है, तो मौलाना अब्दुल जो नहीं उनके जो सेक्रेटरी थे जो कासमी साहब, अब्दुल्ला शाहिद, नहीं अभी नाम याद आ जाएगा। उनके ज़माने में जो जनरल सेक्रेटरी थे जो साहब थे, उनसे भी हमें कुछ मुशावरत किस पे? हाँ, उस मुशावरत की जो उनकी थी, माताउर रहमान कासमी, नहीं दूसरे साहब थे, उनका भी इंतकाल हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई असल बात यह है कि हमारे जो है ऑफिस जगह जगह से बदलते रहे, कभी यहाँ है फिर वहाँ है फिर वहाँ है फिर वहाँ है, कोई अपनी हमारी बिल्डिंग नहीं थी, तो उसमें जो है कागजात सब गड़बड़ हो गए और वो हो गए। उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें दी, वो मिली मुझे। अब ये था कि उसमें बहुत गैप था, 1964 से बहुत गैप था, आज भी देखेगा बहुत गैप है। तो उस गैप के लिए हमने जो है अखबारात जो उस ज़माने में छपते थे, रेडियंस उसमें से निकाले, दावत से निकाले, कायद जो पर्चा निकलता था लखनऊ से उससे निकाले, ऐसी तामीर हयात और कौन कौन पर्चे जो है इस तरह से जो पर्चे जो जिसके फ़ाइलें मिल सकती हैं जामिया में, जामिया हमदर्द में, जामा इस्लामी में जो मिल सकती हैं, उसके फ़ोटो निकाले, उस फ़ोटो को फिर हमारे टाइप किया गया, उसकी प्रूफ रीडिंग हुई, फिर इस तरह से जाकर वो मौजूद है हमारे पास। ये जो ओरिजिनल पेपर्स जो है, जो फ़ोटो लिया गया, फ़ोटो जाते थे उसका फ़ोटो खींचते थे, सैकड़ों इस तरह हज़ारों बल्कि जो है कागज़ इस तरह से निकाले गए, यहाँ वहाँ से किताबों से निकाले गए। नूरानी साहब जैसे उनकी किताब एक है मुस्लिम पॉलिटिक्स पे, बाबरी बेगम को वहाँ से निकाले गए, बहुत जगहों से निकाले गए और उसका रेफरेंस दिया हुआ है। तो इस तरह से जमा किया गया। अब इतनी मेहनत करने के बाद अब 4 आदमी काम कर रहे हैं मेरे पास, उसके कुछ नहीं तो 80-90 हज़ार रुपये महीने का लग रहा है ना उससे। उसके अलावा मेरा दूसरा स्टाफ भी लग रहा है, उसे कर रहा है। अब मैं जाके उनको प्लेट पे उनको दे दूं, हज़रत आप ले लीजिए, आप क्यों ले लिए भैया, क्यों ले लें, ताकि वो अपना जो है उसके ऊपर मुकदमा लिखें और छापेंगे। साहब नवेद हामिद ने किया, नवेद हामिद ने उसमें कुछ किया नहीं, रत्ती भर भी उन्होंने उसमें बाद में छपा जब नवेद हामिद सदर बने हैं तब। नहीं, ये देखिए जब ये तैयार हो गई तो जश्न के लिए हो रही थी ये काम, जो 50 साला जश्न जो है, जो कि अगस्त 2055 में हुआ, अगस्त में जी, उसके लिए तैयार हुई। उसकी सिर्फ उसके लिए मेरा ख्याल है कि 9 या 10 कॉपी डिजिटल प्रिंटिंग से छापी गई, प्रॉपर प्रिंटिंग नहीं, डिजिटल मतलब फोटोकॉपी एक तरह जो आजकल एक बहुत ही एक एडवांस तरीका है, उससे आप चंद कॉपियाँ निकाल सकते हैं, लगेगा असली है। उससे जो है तकरीबन 9 या 10 कॉपियाँ निकाली गई। उसमें से 5-6 जो है वहाँ पे इजरा के लिए इस्तेमाल हुई, जो लोग वहाँ बैठे हुए थे, मौलाना सालिम कासमी थे, हमेद अंसारी साहब थे, और आपके शाहबुद्दीन साहब थे, चंद लोग जो वहाँ बैठे हुए थे, उन लोगों को सबको दिया गया, उन लोगों ने लिया। 1-2 कापियाँ मेरे पास थी, बाद लोग मांग के ले गए। अब मेरे पास भी सिर्फ अंग्रेज़ी का रह गया, उर्दू का भी नहीं मेरे पास है, तो वो छपी नहीं कभी, वो छपी नहीं। और मशहूर साहब उसके पैसे खा रहे। अरे मैंने उसके पैसे खर्च किए, मुझे उम्मीद थी कि ये पैसे मैं खर्च कर रहा हूँ, बेच करके इसका वापस आ जाएगा, लेकिन मुझे आज तक नहीं मिला। वो जो पैसे मैंने खर्च किए थे, इतनी मेहनत की थी, प्रूफ रीडिंग करना वगैरह कोई आसान काम थोड़ी है, बहुत मुश्किल काम है ये। फिर उसकी वो करना, उसमें सब जगह हाशिया लगाना, उसमें जो है ऐसे नहीं हो जाता कोई काम, ऐसे जो है कोई तो अभी तक छपा नहीं है, जो डिजिटल नहीं, वो छपा ही नहीं, वो आपके पास रखा हुआ है। वो 9 कॉपी बनी, चूँकि इन्होंने उसका तनाज़ा पैदा कर दिया, इसलिए वो छपा ही नहीं। वो तो मुशावरत की पूरी तारीख है, इतिहास है, इतना बड़ा आपने काम किया तो उसे छपना चाहिए, या मुशावरत छापे या आप छापे। लेकिन इस इंसान ने हर इशू, हर मीटिंग में इसको इशू बनाया। मैंने वहाँ पे लिखा, वहाँ पे बोला, मीटिंग में जब भी बात हुई, फिर मैंने लिख करके भेजा कि भाई ये जो है इस पर मैंने बहुत सख्त मेहनत की है, मैंने यहाँ पे लोग रखे, मैंने काम किया है, ये हमारी जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मैं नहीं दे सकता हूँ आपको, क्यों दूंगा मैं उसको। अगर यही काम उन्होंने शराफत से, इंसानियत से कहते, बोले मुझे ज़फ़र भाई कहते थे, आगे ठीक से बोलते जैसे आप बैठे हुए हैं, तो मैं दे देता। वाकई मेरा दिल बहुत बड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कुछ। लेकिन जब आप अगर के मुझे धमकी देंगे, कोर्ट केस की धमकी देंगे, क्या क्या देंगे, तो मैं तो नहीं दूंगा। क्यों दूंगा भाई, जाइए आप कोर्ट में, जाइए कोर्ट में जाके ले लीजिए। अगर इतना ही था तो उन्होंने कोर्ट में केस क्यों नहीं किया, इसलिए कि उसमें साबित ही नहीं कर सकते। मेरे पास तो साबित है,
मैं दिखा रहा हूँ कि भाई फला किताबों से किया, फला जगहों से मैंने फ़ोटो कापी किया, वो सब चीज़ें आज भी मौजूद है। वो जो फ़ोटो कापी वगैरह किया है वो मौजूद है, ये नहीं कि मैंने फेंक दिया, वो मौजूद है। तो वो तो ये कह नहीं सकते, ये बिलावजह की बिल्कुल झूठ की बात है जिसको उन्होंने इशू बनाया हुआ है। मेरे पास ख़त आ रहे हैं, मैंने सबका जवाब दिया, जो भी उनके ख़त आए इस सिलसिले में उसका लिख करके मैंने साफ साफ जवाब दिया कि भाई ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। ये लेकिन मैंने मेहनत की है, कुछ कॉपीराइट एक्ट भी होता है दुनिया में हर जगह, इंडिया में भी है, उसके तहत जो है मैं उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। मैं नहीं दे सकता आपको। तो आइंदा भी नहीं देंगे? नहीं, कभी भी नहीं दूंगा। नहीं, इस इंसान को नहीं दूंगा। मुशावरत को देंगे बाद में, इनके हटने के बाद। कोई शराफत से, इंसानियत से, मोहब्बत से मुझे बात करेगा तो मुझे कोई इतनी परेशानी नहीं होगी। बल्कि मैंने तो अपने दिमाग में भी सोचा हुआ है कि जब मैं भी छापूंगा तो मुशावरत के मेंबरान को बिल्कुल रमज़ी कीमत पे दे दूंगा। भाई जो मेरी लागत आती है वही दे दो भाई, बस उससे आगे। डॉक्टर साहब, हालिया दिनों में उन्होंने एक रेफरेंडम कराया, उस रेफरेंडम को लेकर के काफ़ी हंगामा है और रेफरेंडम कराने की वजह बता रहे हैं कि अब तक मुशावरत पर एक तंजीम का कब्ज़ा या कंट्रोल समझा जा रहा था, मुशावरत को एक आज़ाद खुद मुख्तार तंजीम बनाना चाहते हैं। आपको लगता है कि उन्होंने जो रेफरेंडम कराया वो सही कदम है उनका? देखिए, अभी बात साफ़ हो गई है कि 5 सितंबर के बाद उनकी कोई भी हैसियत नहीं है। 5 सितंबर से पहले अगर उन्होंने कुछ कर लिया होता तो शायद उसकी कुछ जो है, उसको फिग लीफ बोलते हैं, फिग लीफ होता। अब तो फिग लीफ जो है वो भी नहीं है, मतलब जिसको अरबी में शतर तूत कहते हैं ना, वरकत तूत भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब नंगे हैं वो। मतलब वो 5 सितंबर के बाद उनकी कोई भी हैसियत नहीं है, इसलिए 5 सितंबर के बाद वो कुछ कर ही नहीं सकते वो। ये पहली बात हुई। दूसरी बात ये है कि दस्तूर या इस तरह का कोई बहुत ही हसास जो है डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए कुछ काम तो होना चाहिए। उसके लिए पहले तो आपकी मजलिस आमला में मंजूरी हो। जिन लोगों के नाम ले रहे हैं वो लोग कह रहे हैं नहीं हमने मंजूरी नहीं दिया, इसका जिक्र आया लेकिन हमने उनकी मंजूरी नहीं दिया। जो लोग कह रहे हैं सलमान साहब, आपके SQR इलियास साहब, ये लोग जिनका नाम ले रहे हैं वो कि वो थे, उनकी उन्होंने कह रहे हैं नहीं हमने कोई मंजूरी नहीं दिया। ये नाम ऐसे जिक्र आया उसका। उसके बाद आपको जो है एक कमेटी बनानी चाहिए थी, वो कमेटी कहाँ है हमको नहीं मालूम। कमेटी की जो मीटिंग होती थी वो कब हुई, कहाँ हुई, मुझे नहीं मालूम। उस कमेटी ने क्या कभी हम लोगों से यानी मेंबरान से ये पूछा? ये तरीका होता है कि भाई आपकी तजवीज़ नहीं और लोगों से नहीं भैया, भाई मुझे छोड़ दीजिए, और लोगों से क्या पूछा? क्या आप और किसी से कोई मेंबर से आपको फ़ोन करके पूछ लीजिए क्या आपके पास ये आया लिख करके कि भाई आप तजवीज़ दीजिए? क्या ये ज़रूरी नहीं है? ये लोकसभा के अंदर भी होता है, जब इस तरह कानून बनता है तो उसको जो है छपता है अखबार के अंदर कि आपको कोई तजवीज़ देना हो तो इस फला पते पे दीजिए। मैंने इंटरव्यू किया तो उसमें उन्होंने कहा कि इतने लोगों को मैंने भेजा तो 19 लोगों का जवाब इस तरह आया। नहीं, वो तो बात की बात है, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जबकि वो तैयार हो रहा था। उसकी तजवीज़ की जब तैयार हो रहा था, कौन सी कमेटी बनी, कमेटी ने कौन सी मीटिंगें की, कमेटी ने क्या लोगों से तजवीज़ मांगी? नहीं। कोई मीटिंग हुई? नहीं। उसके बाद जो है क्या पहला ड्राफ्ट लोगों को भेजा गया? नहीं। ये सब बिल्कुल लास्ट जो बिल्कुल उनका तैयार करने के बाद उन्होंने रेफरेंडम किया है। वो इससे पहले जो सारे इक़दाम होते हैं वो तो किए नहीं। अब आखिर में जो है उसको पोस्टल की क्या ज़रूरत थी? आपको पोस्टल बैलेट की क्या ज़रूरत थी? इसका गुंजाइश दुनिया में होती है भाई, मुझे ऐसे इनकार नहीं है, लेकिन आप मीटिंग क्यों नहीं बुलाते? लोग लिख करके, मैंने भी उनको लिखा और भी कितने लोगों ने लिखा कि मीटिंग बुलाइए आप, एक मीटिंग ही नहीं बुलाते वो। कि साहब मीटिंग, भाई कोविड कब का ख़त्म हो गया, सारी चीज़ हो रही है। अच्छा, कोविड की वजह से भी दुनिया में हर जगह जूम से मीटिंग हो रही है, आप क्यों नहीं मीटिंग करते? इसलिए उनको मालूम है कि लोग उनके खिलाफ बोलेंगे, उनको मालूम है, इस वजह से मीटिंग नहीं बुलाते। तो किसी मीटिंग में ये ड्राफ्ट सामने नहीं आया। लोग उनके खिलाफ बोल सकते हैं, तो जब वो पोस्टल कोड के जरिए या पोस्ट भेज रहे हैं तो क्या उसमें उनके खिलाफ नहीं हो सकता? भाई अब कितने लोगों ने जवाब दिया वो तो बताते नहीं, कितने लोगों ने जवाब दिया। वो कहते हैं 70% ने, कहते हैं 80% ने। 70% 10 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, हमको नहीं मालूम। आप लिस्ट दीजिए कि भाई इन लोगों ने इसकी मंजूरी दी है, ऐसा नहीं है। अब अभी जो है चंद दिन पहले जब उनकी मीटिंग 8 तारीख को हुई है, 7 तारीख को 52 लोगों ने जो है लिख करके दिया है कि हम आपके इस मीटिंग को नहीं मानते हैं, आपके जो इखराज किया उसको नहीं मानते हैं, आपके दस्तूर को नहीं मानते हैं। 52 लोग जो चंद तो नहीं होते, एक बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है। और 52 के अलावा भी उसमें और बहुत से लोग हैं जो कहते हैं भाई वो हमारे शरीफ आदमी हूँ, मैं इसमें काम बढ़ूँ, आपके साथ हूँ, बोलते हैं आपके साथ हूँ लेकिन उसमें मेरा नाम मत रहने दीजिए। तो ऐसे लोग हैं, उसको भी आप जो है 30-40 ले लीजिए।
तो अक्सरियत तो उसके ख़िलाफ़ है उसके। तो कौन लोग हैं जिन्होंने रेफरेंडम किया? रेफरेंडम में तो उन्होंने खाली परसेंटेज बताते हैं, तो इनका ये तरीका है। या इन्होंने खराज किया है, उसमें भी यही कि 4% जो है ना वो हाजिर नहीं हुए, 10% जो मेंबरशिप नहीं दी। अबे नाम दीजिए आप उसमें। तो ये जो है शफाफियत नहीं है, इसको ओपैक बोलते हैं, बिल्कुल गैर शफाफ जो है ये तरीका है इनका, जो खाली जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला। आप नाम दीजिए रेफरेंडम में इन लोगों ने हिस्सा लिया, ताकि मालूम हो कि वो झूठ है। अभी कह रहे हैं कि साहब जो दस्तूर की जो है की तरमीम की मंजूरी इन लोगों ने दी, वो लोग कह रहे हैं हमने नहीं दिया। तो ऐसे ही उस वक्त सामने आ जाएगा। अगर वो लिस्ट सामने आए तो लोग कहेंगे भाई नहीं हमने तो कुछ किया नहीं। तो जो सुप्रीम गाइडेंस काउंसिल है वो इस पूरे मामले पे क्या कर रही है? सुप्रीम काउंसिल जो गाइडेंस काउंसिल की जिम्मेदारी थी ना पूरे तनाज़ों को हल करे, तो क्या उसके पास इख्तियारात नहीं है? देखिए, सुप्रीम गाइडेंस काउंसिल इस वक्त तकरीबन ख़त्म है, तकरीबन। इसकी वजह यह है कि उसके मुतअद्दिद मेंबरान जो है का इंतकाल हो गया। मौलाना उमरी साहब का इंतकाल हो गया, निज़ामुद्दीन साहब का, मैं भी उसका मेंबर हूँ, उनका इंतकाल हो गया। और दूसरे जो है जो चंद और मेंबरान हैं उसमें शर्मानी साहब तकरीबन एकदम माजूर हैं, वो चलने फिरने काबिल नहीं। क्यों बैठे हूँ मुझे नहीं मालूम। ऐसे आदमी को तो पहले दिन कहेंगे भाई मैं इस लायक नहीं हूँ। एक मूसा रज़ा साहब को बना दिया है, जो आज तक उन्होंने कभी किसी मीटिंग में शरीक नहीं हुए, न मुशावरत की, न ही सुप्रीम गाइडेंस काउंसिल उनको मेंबर बनाया हुआ है। भाई कैसे हो सकता है ये, मुझे बता दीजिए। जो आदमी जो है कभी भी शरीक न हुआ हो, मैं उनका एहतराम करता हूँ, मेरे दोस्त हैं वो, लेकिन वो चेन्नई से निकलते नहीं हैं, वो उनका मतलब मद्रास से उनको मेंबर बना इसलिए कि इनके दोस्त हैं वो, इसलिए। उसके अलावा और कुछ नहीं है। उसके अलावा मेरे भी दोस्त हैं वैसे। तो आखिर ये कौन तरीका है ये? तो और फिर इन्होंने ये सब के बावजूद इन्होंने शर्मानी साहब को सदर बना दिया। आपको हक ही नहीं है। अच्छा, दस्तूर में लिखा हुआ है कि वफात के बाद शेरवानी साहब को इन्होंने सदर बनाया, इन्होंने बनाया। इनको हक ही नहीं है। जो चीज़ आपका हक ही नहीं, आप कैसे कर सकते हैं? दस्तूर में साफ लिखा हुआ है कि सुप्रीम गाइडेंस काउंसिल खुद से अपने फैसले करेगी। सेल्फ परपिचुएटिंग लफ्ज़ है, मतलब खुद से ही मेंबर बनाएगी, खुद से ही सदर बनाएगी। तो खुद से ही करने वाली है, उसमें सदर साहब कहाँ से आ जाएंगे? इसमें ये कैसे अपने आप के मेंबर बना लेते हैं? इसमें कैसे वो किसी और के मेंबर बना लेते हैं? अभी इन्होंने मेंबर बना लिया, सिराज कुरैशी को मेंबर बना लिया। सिराज कुरैशी ने उनकी कभी शक्ल नहीं दिखाई हमारी मीटिंगों में, वो कैसे मेंबर बन जाएंगे? और फिर उनकी क्या हैसियत है, माफ़ कीजिएगा, इन मामला में कल्चरल सेंटर के वो सदर हैं, सबको मुसलमानों का नुमाइंदा इदारा है। माफ़ कीजिएगा, इस्लामिक कल्चरल सेंटर उन्होंने नहीं बनाया। इस्लामिक कल्चरल सेंटर मूसा रज़ा ने बनाया, शहाबुद्दीन साहब ने बनाया। इन्होंने उसको हाईजैक कर लिया। उसका भी तो इंतखाब होता है। इंतखाब कैसे होता है वो भी मुझे मालूम है अच्छी तरह से। इन्होंने वही काम किया जो कि नवेद हामिद यहाँ कर रहा है। इन्होंने ये क्या किया कि इन्होंने थोक से अपने लोगों के मेंबर बना दिया। ये बात जो है मुश्ताक साहब एडवोकेट, इन्होंने मुझे ख़ुद बताई कि मेरे ज़रिए उन्होंने ये काम कराया। हर आदमी के 10-10 हज़ार रुपये सिराज कुरैशी ने अपनी जेब से अदा किए। इस तरह से उनकी अक्सरियत वहाँ हो गई। ये कोई तरीका है? कोई अनडेमोक्रेटिक तरीका है ये, गलत तरीका है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा इस तरह से उस पर कब्ज़ा कर लिया। और वो सारे जो ख्वाब देखे गए थे, मुझे उसके सारी तफसीलात मालूम है। शहाबुद्दीन साहब और दूसरे लोग जो है सुलेमान सेठ साहब, ये सब इनकी मेहनतों से वो जगह मिली थी इंदिरा गांधी के ज़माने में, और तब वो बना था। वो ऐसे नहीं बना था। उसमें वहाँ पर वाक़ईतन इस्लाम मुसलमानों का सेंटर बनना था, वहाँ से कोचिंग होनी चाहिए थी, वहाँ पे रिसर्च सेंटर होना चाहिए था, वहाँ पे सब चीज़ें थी, वो सभी ख़त्म हो गया। आज जो वहाँ पे कुछ फैसिलिटी, वहाँ पे आप वहाँ पे मीटिंग कर ले, वहाँ शादी कर ले, और इतना महंगा होता है कि आम आदमी का गुजर नहीं है। आप खा नहीं सकते, वहाँ पे चाय नहीं पी सकते हैं, वहाँ पे इतना महंगा सब कुछ कर दिया है। तो ये तो आम आदमी के बाहर कर दिया। इस्लाम कल्चरल सेंटर पे कभी बात करेंगे तफसील से, बड़ा तवील मौजू है। जिक्र किया, आप उनको मेंबर आप कैसे बना सकते हैं? इसलिए कि मेंबर जो है सेल्फ परपिचुएटिंग बॉडी जो है खुद मीटिंग करेगी, खुद अपने मेंबर को चुनेगी, ये नहीं कर सकते। अच्छा, इन्होंने जो रेफरेंडम करा, तो आपका एतराज़ रेफरेंडम पर इस तरह से कोई हक नहीं है, लेकिन रेफरेंडम में जो इन्होंने इश्यूज़ उठाए हैं, इन्होंने औरतों को रिजर्वेशन दिया है, पसमानदा मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया है, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरशिप का उन्होंने क्राइटेरिया तय किया है कि मेन ऑर्गेनाइजेशन को मेंबरशिप दी जाएगी, उनके सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दिया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं, सही है, होना चाहिए मुशावरत में? सब एकदम गलत है। हर चीज़ जो की है, जहाँ तक मैंने देखा है, और भी तफसीलात में, इसलिए मेरे पास दिमाग ख़राब करने का वक्त नहीं है। अब इन्होंने
उसकी कैपिंग कर दी है, बस मेंबरान की तादाद सिर्फ 121 होगी। ये कौन सा जो है, कहाँ से ये वही है वो कौन से नाजिल हुई है कि हिंदुस्तान के 200 मिलियन मुसलमानों की जो है नुमाइंदा तंजीम अपने आप को बोलने वाली, उसके मेंबरान 121 हो गए। हमारे पास तो 28 बल्कि 29 जो है स्टेट हैं, कितने यूनियन टेरिटरी हैं, इतना बड़ा सा मुल्क है, उसमें गए साहब 121 आएंगे। हमने तो बल्कि मुझसे पहले शहाबुद्दीन साहब और मैंने जो है, जब मैं सदर था और शहाबुद्दीन साहब सदर थे, हम लोगों का ये इरादा था कि हम लोग उसको 500 तक ले जाएंगे। ये इरादा था, मेंबर ले जाएंगे ताकि सबकी नुमाइंदगी हो। मतलब लद्दाख के नुमाइंदे हमारे पास नहीं है, केरला की नुमाइंदगी बहुत ही कम है, तमिलनाडु के 1-2 ही खाली हैं, उड़ीसा के कोई भी नहीं है, मसलन वेस्ट बंगाल का 1-2-3 आदमी हैं, तो वो होना चाहिए ना। मध्य प्रदेश से 1-2-3 आदमी हैं, तो जो नुमाइंदगी सही तरीके से होनी चाहिए वो नहीं है। खाली जो है यूपी के और बिहार के, मतलब ये है कि इस तरह से लोग जो है, खुसूसन वो भी जो दिल्ली में है, वो उसका उनकी अहमियत का इनकार नहीं कर बनाने के लिए हमने नॉर्थ ईस्ट का रिजर्वेशन कर दिया है। नहीं, आपने जब 121 कर दिया उसका मतलब उसको लिमिट कर दिया उसको, अब तो हो ही नहीं पाएंगे ना। 121 करने का मतलब है वो तो पहले से सीटें सब भरी हुई है। आपने जो है ऐसा हॉल लिया जो बिल्कुल छोटा सा है, 121 सीटें हैं, अब तो कोई आ ही नहीं सकता। और लगाने से क्या होता है, आपके कहने से है कि आपने रिजर्वेशन कर दिया लेकिन जगह ही नहीं है वहाँ पे। देखिए 121 के ऊपर कैपिंग करना, यानी उसको महदूद कर देना 121, एकदम गलत है। इसलिए कि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी जो है बहुत ही बड़ी है, 200 मिलियन की है। उसमें ये कहना कि सिर्फ इतने होंगे, ये गलत है। बल्कि इसको ओपन रखना चाहिए, जो भी मुमताज़ हो और आना चाहे उसके लिए वेलकम होना चाहिए उसमें, पहली बात ये। दूसरी ये कि रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं।